भेंट कर दे एक एक करके। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे विवेक कृपया, अरे वो मना कर रहे हैं आप। स्वागत करने के बाद बहुत जल्दी कृपया, समय का काल है, जो मुख्य कार्यक्रम है माननीय भाई साहब राजनाथ सिंह जी का, हम सबका उद्बोधन भी उनको सुनना है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना है। जो सिख बंधु है कृपया आ जाए ना, सरोबा भेंट करें बहुत जल्दी भाई, समय कम है, जल्दी आइए, बहुत जल्दी आओ। कृपया मंच पर जो लोग हैं कृपया मंच से नीचे उतर जाएं। कृपया स्वागत करने के बाद मंच खाली कर दें, सुरक्षा की व्यवस्था का ध्यान रखें, कार्यक्रम को व्यवस्थित करें। जो लोग मंच पर हैं कृपया भाई साहब मंच को खाली कर दें बहुत जल्दी, मेरा विनम्र निवेदन है। एक अनुशासित कार्यकर्ता होने का परिचय दें। जो लोग स्वागत कर चुके हैं कृपया अपना सम्मान बरकरार रखें, इससे पहले कि सुरक्षा कर्मियों ने नीचे उतारे। भाई मेरा निवेदन है, स्वागत करना चाहते हैं भाई गुरुभाग सिंह जी के नेतृत्व में, मेरा उनसे आग्रह है कि सरोपा भेंट करेंगे। जो लोग माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत कर चुके हैं, मेरा उनसे आग्रह है कृपया मंच खाली कर नीचे आ जाएं। गुरुभाग सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में सिख बंधु उन्होंने स्वरूपा भेंट किया। मेरा आग्रह है अपने शहर के लोकप्रिय विधायक और पीलीभीत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इस चुनाव में हमारे उम्मीदवार भाई संजय सिंह गंगवार जी से कृपया आए और यहां पर आकर माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें बहुत कम शब्दों में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। मंच पर बैठे पीलीभीत के लोगों को दिल से कितना प्यार करते हैं, आज परम आदरणीय इस देश के ही नहीं बल्कि विश्व को अपना लोहा मनाने वाले आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने ये साबित कर दिया कि पीलीभीत में जब हेलीकॉप्टर नहीं उतरा तो बरेली से बाई सड़क पीलीभीत आए और चारों की चारों जगह कमल खिलाने आए। साथियों, जब जब कोई मुसीबत, कोई परेशानी होती थी, जब जब कहीं कोई समस्या होती थी पीलीभीत के लिए, तो परम आदरणीय राजनाथ जी पीलीभीत के अभिभावक बन के पीलीभीत की हमेशा अगुवाई करने का काम किया उन्होंने। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा उनका प्यार पीलीभीत के लोगों के साथ है, और मुझे विश्वास है कि पहले जो सीटें हम 40,000 से चारों जीत रहे थे, 40-40 हजार से, अब वो सीटें हम दुगने अंतर से जीतने वाले हैं। चारों विधानसभाओं में कमल खिलने वाला है। खिलने वाला है साथियों, नहीं खिलने वाला है? एक बार हाथ उठा के पूरा भरोसा दिलाइए माननीय रक्षा मंत्री जी को, दोनों मुट्ठियां बंद करके, कि चारों की चारों विधानसभाओं में कमल खिलने वाला है। भारत माता की, वंदे वंदे। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद संजय गंगवार जी का। हम लोग कई घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं भारी ठंड में देश के परम आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, युवा मोर्चा के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में और इससे पहली बार केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका अनेकों बार पीलीभीत आगमन हुआ है। बगैर किसी विलंब के एक बार पूरा मेरा उनसे निवेदन है कि देश के रक्षा मंत्री के रूप में आज हम सबका मार्गदर्शन करें, उद्बोधन करें। बहुत आइए माननीय राजनाथ सिंह का करतल ध्वनि से स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी बोलिए भारत माता की। कोई भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए मेरे बहनों भाइयों। बोलिए भारत माता की। वेरी गुड। भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत के जिला अध्यक्ष श्री संजीव प्रताप सिंह, जिला प्रभारी श्री डीपी भारती और आपके लोकप्रिय विधायक श्री संजय सिंह गंगवार, विधानसभा प्रत्याशी बरखेड़ा श्री प्रवक्तानंद जी और हमारे विधानसभा प्रत्याशी श्री पूरनपुर श्री बाबूराम जी पासवान, बहुत अच्छे, श्री विवेक वर्मा विधानसभा प्रत्याशी बीसनपुर, सुरेश गंगवार सभापति बीसीयू, श्री विनोद तिवारी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री सत्यपाल गंगवार जिला कार्य समिति सदस्य, श्री गुरभाग सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष और श्री गुलशन आनंद विधानसभा प्रभारी, श्री धीरेन्द्र मिश्रा, श्री संजीव मोहन अग्रवाल और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है। देर से आप लोग खड़े हैं। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन अथवा सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी पीलीभीत के बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पीलीभीत में मैं आया हूं। जिम्मेदारी बढ़ जाने के कारण सारे देश का दौरा करना पड़ता है। इसलिए चाहते हुए भी यहां आना विगत कई वर्षों से नहीं हो पाया। आज मौसम का मिजाज भी ठीक नहीं था। मुझे लखीमपुर जाना था। लखीमपुर जाकर भी मेरा हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड नहीं कर पाया। फिर वापस मैं बरेली आया। पायलट ने मुझे बतलाया कि पीलीभीत में मौसम ठीक नहीं है। बहनों भाइयों, मैंने फैसला किया कि मैं पीलीभीत जाऊंगा। मौसम का सीना चीर कर मैं पीलीभीत जाऊंगा और आज सबके बीच में यहां पर मौजूद। वैसे मैंने सभी प्रत्याशियों को बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन मैं जानता हूं, जैसा मुझे बतलाया गया है, कि हमारे सभी प्रत्याशी, चाहे संजय सिंह गंगवार हों, चाहे प्रवक्तानंद जी हों, चाहे बाबूराम जी हों, चाहे हमारे विवेक वर्मा हों, सभी प्रत्याशी हमारे चुनिंदा हैं। संजय सिंह गंगवार को बोलते हुए पहली बार मैंने सुना। बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि आपके विधायक संजय सिंह गंगवार की आवाज में खनक थी। और सही तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपका सटीक प्रतिनिधित्व करने की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो संजय सिंह गंगवार के अंदर है, जो आपका विधायक है। वैसे ही हमारे स्वामी प्रवक्तानंद जी, बाबूराम जी पासवान और हमारे विवेक वर्मा, इनके बारे में भी मैंने लोगों से जानकारी हासिल की है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं।
बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यकीन रखना, पार्टी का नेता होने के कारण आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक के दामन के ऊपर भ्रष्टाचार की दाग नहीं, भ्रष्टाचार का छींटा लग जाएगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी उस विधायक को निकालकर पार्टी से बाहर कर देगी। आप ये कहेंगे कि आपके पास क्या प्रमाण है? दिल्ली में आप लोगों ने हम लोगों की सरकार बनाई 2014 में, और उसके पहले हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी भी सरकार आप लोगों ने केंद्र में बनाई। कांग्रेस की सरकारों को भी इस हिंदुस्तान में काम करते हुए मेरे बहनों भाइयों आप लोगों ने देखा है। जब जब कांग्रेस की सरकारें आई है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, यहां तक कि मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो दिल्ली में, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि किसी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कह सकता। और हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए बहुत सारे सुधारात्मक कदम, रिफॉर्मेटिव स्टेप्स उठाए हैं। मैं एक उदाहरण केवल आपको देना चाहता हूं। क्या पिछली सरकारें इन सब सारे कामों को नहीं कर सकती थी? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ न कुछ सुधार नहीं किए जा सकते थे? लेकिन नहीं किया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पर हमारे किसान मौजूद हैं। बहनों भाइयों, किसानों के खातों में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बार उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री होता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, मैं उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन यही राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, 100 पैसा मैं दिल्ली से भेजता हूं नीचे, लेकिन बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है लोगों की जेबों में, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की, बहनों भाइयों, 6,000 रुपया भी दिल्ली की बैंक से निकलता है तो 6,000 का 6,000 आपके जेब में पहुंचता है। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और भी जितने प्रभावी कदम होंगे, यकीन दिलाते हैं आपको, वो हमारी सरकार उठाएगी। डिजिटाइजेशन का सिलसिला हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए। अन्य भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जाएंगे। बहनों भाइयों, पीलीभीत में सचमुच मुझे आकर बेहद खुशी हो रही है। लखीमपुर और पीलीभीत दोनों के इतिहास से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। वैसे बहुत विकसित जिला न होने के बावजूद मैं कह सकता हूं, कृषि के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में काफी यहां लोगों ने काम किया है। यहां हमारे सिख भाइयों के योगदान को मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कृषि क्षेत्र में चाहे लखीमपुर हो चाहे यहां हो, जो उनका योगदान है, जो काम उन्होंने किया है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी याद रखना, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं कि हम लोगों के भाईचारे के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस हकीकत को मत भूलना, क्योंकि मैं भारत के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हूं। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में अपना सिर कटाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे सिख भाइयों ने किया है। बहनों भाइयों, इसको कभी भूलना मत। मैं महाराजा रणजीत सिंह की याद दिलाना चाहता हूं। महाराजा रणजीत सिंह जी ने यदि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर यदि सोने का छत्र लगवाया
तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी छत्रप चौदेगा लगाने का काम किसी ने किया था, तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने किया। यह रहा है हम लोगों का इतिहास। बहनों भाइयों, यह कभी कलंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ बाहरी ताकतें भी, अपने अंदर की भी ताकतें इस हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे हम लोगों को बचने की कोशिश है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं। आप हर राजनीतिक पार्टी और हर नेता की विश्वसनीयता को परखिए, जो वह कहता है वह करता है कि नहीं करता है। उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आजाद भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर दिया, आप देखें, नेताओं ने कहा बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत भी उसका पूरा कर दिया होता तो बहनों भाइयों, आज हमारा भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन मैं दावे के साथ सीना ठोक कर कह सकता हूं, भारत की राजनीति में जो यह विश्वास का संकट पैदा हुआ है, इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में भारत में भी किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, क्या प्रमाण है आपके पास? व्यक्ति के द्वारा गलती हो सकती है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गलती नहीं होगी। बहनों भाइयों, आपको मैं भरोसा दिलाता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में जब भारतीय जनसंघ बनी थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय उन्होंने कहा था, जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। उन्होंने कहा था, जिस दिन संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत जो उस राज्य को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसको समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। बराबर जब जब भी चुनाव आते रहे, हम लोग अपने घोषणा पत्र में इसकी चर्चा करते थे, तो हमारे विरोधी भाई कहते थे, भाई भाजपा वाले जनसंघी लोग जब जब चुनाव आता है तो धारा 370 की चर्चा करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, देखा जिस दिन भारत की संसद में हमें स्पष्ट बहुमत मिल गया, जम्मू कश्मीर की धारा 370 को चुटकी बजाकर हमने समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो अथवा बांग्लादेश, भारत के विभाजन के बाद भी जो लोग पाकिस्तान में गए या अन्य स्थानों पर भटक चले गए, हम लोगों ने कहा पाकिस्तान में भी उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि बहुत सारे अल्पसंख्यक भारत में आते हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, जो भारत के मूल निवासी थे, यहूदी हों, यदि भारत के मूल निवासी हैं, यदि पाकिस्तान में उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए वो भारत की धरती पर आते हैं। भारत में उनको नागरिकता दी जानी चाहिए, भारत का उन्हें सम्मान तरीके से नागरिक बनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने यह बात कही थी, लोग कहते थे कैसे करेंगे, बवाल हो जाएगा। सरकार बन गई बहनों भाइयों, संसद में बहुमत मिल गया, हमने नागरिकता के कानून को पारित कर दिया डंके की चोट पर। यदि हमारा कोई भी अल्पसंख्यक इन देशों से यदि भारत में आएगा धार्मिक उत्पीड़न के कारण, तो हम उसको भारत की नागरिकता देंगे। ऐसे हालात हम लोगों ने पैदा किए हैं। यानी जो कुछ भी कहा हमने किया। राम मंदिर के बारे में जब भी बात होती थी, लोग कहते थे भाजपा वाले देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। जब चुनाव आता है, राम मंदिर का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में डाल देंगे, एक राम मंदिर बनवा पाएंगे। पहले भाइयों देखा ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई,
कि अब अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, दुनिया देख रही है। सोमनाथ मंदिर को भी गुजरात में आताताइयों ने तोड़ दिया था, गोरी ने तोड़ दिया था। पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने उसका पुनर्निर्माण कराया। लेकिन सोमनाथ के मंदिर को भी भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया तो भारत माता के सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। बहनों भाई, उत्तराखंड में चले जाइए, चारों धामों को, केदारनाथ, बद्रीधाम, गंगोत्री और यमुनोत्री, चारों धामों को ऑल वेदर रेल रोड से जोड़ने का काम पहली बार आजाद भारत के इतिहास में यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारी प्रधानमंत्री ने किया है। सब तो सब, काशी का विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी आताताइयों ने किस तरीके से ध्वस्त किया। अहिल्याबाद बाई ने उसका निर्माण कुछ कराया भी था। लेकिन आज जाकर कोई देखे, हमारे प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐसा भव्य स्वरूप खड़ा कर दिया है बहनों भाइयों, कि वह भव्य स्वरूप बनाकर काशी विश्वनाथ इस कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। बहनों भाइयों, हम केवल मंदिर नहीं बनाते, हम लोकतंत्र का भी मंदिर बनाते हैं। भारत की संसद पता नहीं कब की बनी हुई थी, अंग्रेजों के समय की। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया अब भारतवासियों के हाथ से वो संसद बनना चाहिए, लोकतंत्र का मंदिर बनना चाहिए। और आप देख लेना, एक साल के अंदर ही नई संसद दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी, भव्य संसद का भवन आपको देखने को मिलेगा। आप ये कहेंगे कि मंदिर बनाने से क्या होता है? मंदिर का प्रश्न नहीं है बहनों भाइयों, हम विकास करते हैं लेकिन विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी संभाल कर रखते हैं। जो समाज अपनी विरासत से कट जाता है, सरदार जी, जो समाज अपनी विरासत से कट जाता है उसकी हालत कटी पतंग की तरह हो जाती है, उसका कहीं कोई ठौर नहीं होता है। भारत को हम कटी पतंग की तरह नहीं रहने देंगे। भारत की संस्कृति अद्भुत संस्कृति है। भारत की धरती पर रहने वाले हमारे ऋषियों और मनीषियों ने, मेरे बहनों भाई, कितना बड़ा दिल था, कितना बड़ा दिल था कि उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग एक परिवार के सदस्य हैं। यह संदेश दुनिया में पहली बार यदि किसी देश की धरती से गया है बहनों भाइयों तो हमारे और आपके देश भारत की धरती से सारी दुनिया को गया है। हमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद यह कतई मंजूर नहीं है। हमारा रास्ता है विकासवाद का। भारत का हम विकास करना चाहते हैं। भारत को हम दुनिया का अग्रणी राष्ट्र बनाकर खड़ा करना चाहते हैं। और देख लेना, वह दिन दूर नहीं है, वह 1.5 दशक आएगा जिस भारत के बारे में दुनिया में यह धारणा थी कि भारत तो गरीबों का देश है, गरीबी है, कंगाली है। मेरे बहने भाइयों, देख लेना हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, उसका आकार कितना बड़ा होता जा रहा है। आज $3 ट्रिलियन से अधिक की हमारी अर्थव्यवस्था का आकार हो गया है, उससे अधिक हो गया है। और ज्यादा समय नहीं लेगा, मुझे लगता है शायद बामुश्किल 8 से लेकर 10 वर्षों के अंदर ही हमारी अर्थव्यवस्था का आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर हमारा भारत खड़ा हो जाएगा। बहनों, गरीब देश नहीं है। और मैं तो अपने प्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई भी बात गलत हो उस पर वह टिप्पणी कर सकते हैं, मैं पूरी आजादी देता हूं। क्योंकि मैं जनता की आंखों में धूल झोंक कर जिंदगी में कभी राजनीति नहीं की है, उनका समर्थन नहीं मांगा है।
बहनों भाइयों, हम लोगों ने राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। जनता की आंखों में धूल झोंक कर हम राजनीति कभी नहीं करेंगे। और भारतवर्ष को दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। आवश्यक है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था का आकार भी बड़ा होना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि बहनों भाइयों, 2017 में जब उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 11 लाख करोड़ रुपया था। 5 वर्ष के अंदर इसे पहुंचाकर 21 लाख करोड़ करने में कामयाबी आई। कैसी विकास होगा? लोग कहते हैं एमएसपी पर किसानों से खरीदा जाना चाहिए धान गेहूं। मैं भी कहता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, खरीदा जाना चाहिए। इस बार का बजट कल ही पेश हुआ है, उठाकर देख लीजिए। हमारी सरकार ने धनराशि एलोकेट कर दी है 2,37,000 करोड़ रुपया कि धान और गेहूं मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है उसी पर खरीदी जाएगी। कल उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने 2,37,000 करोड़ रुपया आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने इतनी धनराशि कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं खरीदने के लिए कभी सुनिश्चित की हो। आज तक नहीं किया है। जब तक गरीब का विकास नहीं होगा, मध्यम वर्गीय लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक जिस हम आर्थिक समानता को लाने की बात करते हैं वह आर्थिक समानता भी नहीं लाई जा सकती। देखिए हमारे प्रधानमंत्री की सूझबूझ, क्या करिश्माई काम किया। मुझे याद है 2014 में मोदी जी ने शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री पद की, हम और वो दोनों लोग साथ निकले शपथ लेने के बाद। और जब मंच से हम लोग उतरे तो हमारे प्रेस के मित्रों ने घेर लिया, साहब कुछ तो बोलिए, कुछ बोलिए। तो मोदी जी ने कहा कि मैं बोलूंगा सबके सामने मैं बोलूंगा। मैंने कहा जब कह रहे हैं एक सेंटेंस बोल दीजिए। एक स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त आवाज हमारे प्रधानमंत्री के दिल से निकलती है कि हमारी जो सरकार है वह भारत के गरीबों को समर्पित है। कंठ के ऊपर से निकली हुई आवाज नहीं थी, कंठ के ऊपर से निकली हुई आवाज नहीं थी, यह दिल की आवाज थी। कौन प्रधानमंत्री चिंता करेगा बहनों भाइयों? झोपड़ी में रहने वाली हमारी माताओं बहनों की इज्जत होती है, उनकी भी इज्जत और अस्मत की सुरक्षा होनी चाहिए। शौचालय के लिए, शौच के लिए उन्हें बाहर न जाने की नौबत न आए। शौचालय उस गरीब माता के घर में भी होना चाहिए। कुछ लोग पक्के मकानों में रहें, कुछ लोग कच्चे मकानों में रहें। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, यह नहीं पैदा होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के अंदर हीन भावना पैदा होती है बहनों भाइयों, तो वह टूट जाता है। किसी का दिल टूटे, यह हमारी सरकार को मंजूर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे हालात इस देश में पैदा करेंगे, एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसके पास अपना पक्का मकान न हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हजारों की संख्या में मकान यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को मिल चुके होंगे। ना मिले हो तो ताली मत बजाइएगा, मिला हो तो ताली बजाइएगा। क्या कभी आपने सोचा है हमारी माताओं को, बहनों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को पहले घर में पानी भरना पड़ता है कुएं में जाकर, और हमारी माताएं बहनें एक तरफ मासूम बच्चे को गोद में दबाती हैं और दूसरा घड़ा लेकर पानी भरा हुआ जो है घर में आती हैं। क्या किसी का दिल फटा नहीं? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हम ऐसे हालात पैदा करेंगे, हर घर में नल होगा और उस नल में जल होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह पीलीभीत में कुछ घरों में पहुंच गया होगा, वो सब में पहुंच गया इतनी जल्दी। और जो छूट गया होगा, मैं अपने सभी विधायकों से कहूंगा
अपने जिलाध्यक्ष से भी कहूंगा, संजीव प्रताप से भी, कि आपकी भी जिलाध्यक्ष हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग ये देखो, जो घर छूट गया है वहां पर नल ले जाओ, और नल ही मत ले जाओ, नल में जल ले जाओ। विधवाओं को पेंशन, मैं तो सचमुच आपको उदाहरण दूंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि काम कैसे होता है। पीलीभीत का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 1 अप्रैल 2017 को 7,996 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, अब बढ़कर 16,105 हो गई है। मैं ये पीलीभीत की बात कर रहा हूं, केवल पीलीभीत की। देखिए, इतने दिनों में ही बढ़कर 16,105 वर्षों में 7,000 से बढ़कर 16,000। दिव्यांग जनों को पेंशन जो 6,000 लोगों को मिलती थी, अब बढ़कर लगभग 8,000 हो गई है। विधवा पेंशन जो 3,000 साढ़े 3,000 को मिलती थी, अब 8,500 9,000 माताओं बहनों को विधवा पेंशन मिल रही। मैंने एक उदाहरण मैंने दिया। एक योजना आयुष्मान भारत की है। बहनों भाइयों, विश्व में दुनिया का चाहे कोई कितना भी धनवान और ताकतवर देश क्यों न हो, ऐसी अद्भुत योजना किसी ने लागू नहीं की है जैसी हमारी प्रधानमंत्री ने लागू की। अद्भुत योजना आयुष्मान भारत की। 10.5 करोड़ लोग, उनके लिए आयुष्मान भारत की यह योजना सुनिश्चित की गई है। अब आगे भी सिलसिला चल रहा है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, अन्य परिवारों के लिए भी कैसे बढ़ाया जाए। लोग बीमार हो जाते थे, घर में बैठे बैठे दम तोड़ देते थे। बेटे के अंदर भी वह कुव्वत नहीं थी, उसका जेब इस बात की इजाजत नहीं देता था कि अपने मां बाप का इलाज करा सके। बीमारी में वह दम तोड़ देते थे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऐसी मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। बहनों भाइयों, यदि आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं होगा तब भी 5 लाख रुपए तक का एक वर्ष का मुफ्त इलाज होगा। 5 लाख रुपए तक का एक वर्ष का मुफ्त इलाज होगा। और एक वर्ष में यदि आप सही सलामत नहीं हुए, दूसरे वर्ष भी 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा। यह है आयुष्मान भारत योजना। दुनिया में कहीं भी इस प्रकार की योजना नहीं। एलपीजी गैस सिलेंडर माताएं बहनें गरीबों की लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर खाना बनाती हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए धुएं के कारण। एलपीजी गैस सिलेंडर किसने पहुंचाया है? मैं आपकी आवाज से सुनना चाहता हूं। एलपीजी गैस सिलेंडर गरीब परिवारों में किसने पहुंचाया है? एक आवाज में सुनना चाहता हूं। कई ऐसी बहनों भाइयों, एक पार्टी इस समय समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की सरकार को भी काम करते हुए आपने इस उत्तर प्रदेश में देखा है। हम लोगों की भी सरकार को काम करते हुए आपने देखा है। हम लोग कितने सुधारवादी हैं। इसमें जो पुराने लोग होंगे उनको एक बात याद होगी। मैं एक बार शिक्षा मंत्री था 1991 में। पुराने लोग हैं, कुछ किसी को याद है कुछ? हाँ, याद है। अच्छा, घरेलू गैस पाइपलाइन पड़ रही है, इस जो मैंने स्वीकृत कराई तो बतला रहे हैं। तो बहनों भाइयों, हम लोग, मैंने कहा ना कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। 1991 में जब मैं शिक्षा मंत्री हुआ, कल्याण सिंह जी, हमारे आदरणीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। एक प्रस्ताव मैंने तैयार किया, जो नकल करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और 75-80% जो रिजल्ट आता था जब मैं शिक्षा मंत्री था, 14% आया। 14%। लोगों ने कहा बताइए साहब, ये तो सारे लड़के फेल हो गए। मैंने कहा 1 साल फेल हुए, 2 साल फेल हो गए, तीसरे साल से यही रिजल्ट 90% होगा। तीसरे साल से 90% होगा। सारे लड़के पढ़ना प्रारंभ करेंगे। लालटेन जलाकर लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया था मेरे बहनों भाई। लेकिन मुलायम सिंह जी, अगला चुनाव था, मुलायम सिंह जी ने कहा, ऐ मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों, मुलायम सिंह जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बनते ही पहला आदेश करेगा कि नकल विरोधी कानून समाप्त कर दिया जाए और बच्चों को खुली आजादी दे।
क्या आप ऐसे लोग नेताओं से आप कल्पना करते हैं? ऐसी राजनीतिक पार्टी से? मैं नेता की बात नहीं करता हूं, मैं पार्टियों की बात करता हूं, क्योंकि किसी व्यक्ति के खिलाफ मैं कभी आरोप नहीं लगाता। क्या ऐसी राजनीतिक पार्टियों से देश का कल्याण हो सकता है? मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है जब भी आपकी हुकूमत आती है राज्य में गुंडागर्दी बढ़ जाती है? क्या कारण है कि जब आपकी सरकार बनती है दंगे होते हैं? क्या कारण है कि माताओं और बहनों की इज्जत और अस्मत टूटी जाती है? क्या कारण है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच आप तफरका पैदा करके वोट हासिल करते हैं? राजनीति क्या जात, पंथ और मजहब के आधार पर की जानी चाहिए? मेरे बहनों भाइयों, क्या राजनीति इंसाफ और इंसानियत के नाम पर नहीं हो सकती? जाति, पंथ और मजहब के नाम पर राजनीति होती? देश को यह बांटना चाहते हैं? मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, किसी ओर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राज व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति यह शब्द आज अपना अर्थ भी खो रहा है, अपना भाव भी खो चुका है। उसको पुनः स्थापित करने का काम भारत की राजनीति में यदि कोई कर रहा है तो भारत माता का सपूत नरेंद्र भाई मोदी और उनकी सरकार कर रही है। बहनों भाइयों, इलाज की दृष्टि से आप समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछो, कितने जिलों में आपने मेडिकल कॉलेज बनवाए? 1, 2, 3, 4। हम लोग अब तक 59 जिलों में, 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनवा चुके हैं। यहां है कि नहीं? बन रहा है, यहां बना है। यानी हमारी कोई बात गलत नहीं है ना? आपकी आंखों में धूल नहीं झोंकूंगा, यकीन रखना। अब पूरे अपने राजनीतिक जीवन में कभी मैंने धूल नहीं झोंका है और झोंकूंगा। मेडिकल कॉलेज हम लोग बनवा रहे हैं। सड़कों के निर्माण का, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, सड़कें अब कुछ बची होंगी सड़कें, समय लगेगा थोड़ा, लेकिन यह तो मानोगे ना कि सड़कों का निर्माण सारे देश भर में तेजी के साथ हो रहा है? मानोगे कि नहीं आप? यह सब सारा काम तेजी के साथ हो रहा है। ब्लॉक हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर को 2 लेन सड़कों से जोड़ दिया। जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? समाजवादी पार्टी से पूछिए कि आपने क्या किया है। उनको समझाइए, ऐसा मत करिए। देखिए, आपने सुना है समाजवादी पार्टी की नैया डूब रही है, मालूम है कि नहीं? अब डूबते हुए को तिनके का सहारा, अब डूबते हुए को तिनके का सहारा। अब कोई सहारा नहीं है तो लाल पोटली का सहारा। बहनों भाइयों, लाल पोटली नहीं संभाल सकती, लाल पोटली नहीं संभालेगी। और मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी जा रही है बहनों भाइयों, गई। अब जैसे एक और मैं काम बताऊं, आपको आश्चर्य होगा। उत्तर प्रदेश को हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने ऐसा करिश्माई राज्य वाला किया। एक जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, नाम सुना है? पहले यहां की जो एरोप्लेन्स होती थी, उनके मेंटेनेंस और सर्विसेज के लिए 80% से अधिक प्लेन्स को दुनिया के दूसरे देशों में जाना पड़ता था। आप समझिए कितना खर्च लगता था। बहनों भाइयों, दुनिया के एरोप्लेन्स की मेंटेनेंस और सर्विस यदि कहीं होगी तो उत्तर प्रदेश की धरती पर होगी, जेवर में होगी, जेवर एयरपोर्ट बनेगा। वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, बड़ी बड़ी योजनाएं, होटल्स बनेंगे, नौजवानों को काम मिलेगा। कल जो बजट पेश हुआ है, हमारी सरकार ने कहा है 60 लाख
नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। क्या सड़कें बनती हैं तो रोजगार के अवसर सृजित नहीं होते हैं? छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को 2 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज देने का फैसला हमारी सरकार ने किया है। क्या उससे रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे? देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और मैं कह सकता हूं, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, विकास योगासन करने लगता है। आप लोग योगासन करते हैं नहीं? भैया आप मोबाइल वाले, आप योगासन करते हैं? करते हैं? करते हैं? कितने योगासन होते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में विकास योगासन कर रहा है। आप लोगों ने मालूम कितने होते हैं? वैसे एक मान्यता प्राप्त वैसे 84 योगासन है। तो उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में विकास तो 83 योगासन तो कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया। जानते हो क्या योगासन है? नहीं। एक योगासन शीर्षासन, ये हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया। अब ऐसा है क्योंकि जो विकास हुआ होगा वो भी साफ हो जाएगा, इसीलिए मैं कहता हूं उसको उल्टा कर देंगे। तो ये कोई बात हम लोगों ने विपक्ष के लिए छोड़ दिया कि भाई आप लोग करो। तो बहनों भाइयों, आपका समर्थन चाहिए, मिलेगा? नहीं, मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो हाथ उठाकर बताइए, मिलेगा? अरे मेरे मीडिया के मित्रों, अब तो देखो हाथ, अब तो उठाकर देखो, हाथ उठाकर बता दीजिए मेरे बहनों भाइयों, मिलेगा? कोरोना 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 शांत कोरोना। बहनों भाइयों, हमारे देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने करिश्माई काम किया है कोरोना महामारी से निपटने के लिए, कोविड महामारी से निपटने के लिए करिश्माई काम किया है, जिसकी सराहना सारी दुनिया में हो रही है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे लोग, तबाही मची हुई है। लेकिन चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र सरकार ने जितने प्रभावी कदम उठाए हैं बहनों भाइयों, दुनिया की किसी सरकार ने नहीं उठाए हैं। जितने लोगों का टीकाकरण यहां पर हुआ है, दुनिया में किसी देश का टीकाकरण नहीं हुआ। इतने कदम उठाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नए भारत का भी हमको निर्माण करना है तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश भी हमारा नया उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, नया उत्तर प्रदेश बनना चाहिए। यह मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं। तो चलूंगा, हमारे प्रत्याशियों को पहचानते हैं? क्या नाम है हमारे? अच्छा। बहनों भाइयों, मझोला चीनी मिल की बात कही है इन्होंने भी, संजय सिंह गंगवार ने। कुछ मामला गड़बड़ है? बंद है। मैं योगी जी से भी चर्चा करूंगा, निश्चित रूप से मैं उनसे मैं खुद चर्चा करूंगा मझोला चीनी मिल के बाद। और यह हो तो आप लोग एक बार मिलिएगा, उसके बाद मैं स्वयं बात करूंगा। समस्या है कि मैं बात करूंगा, कोई कोशिश करेंगे। और हमारे दूसरे प्रत्याशी बाबू विवेक वर्मा जी, हमारे दूसरे प्रत्याशी विवेक वर्मा जी, प्रवक्तानंद जी को तो जानते ही होंगे, बस ये भी योगी जी वाले बेस में। और हमारे चौथे बाबूराम जी, तो आप लोग जिता देंगे पक्का? और ये 4 के चारों जीत जाएं, यदि 4 के चारों जीत जाएं, पूरन विस्तारी करूंगा। आप लोग बतलाइएगा, उस समय मैं बात करूंगा योगी जी से। तो अब चलें? अरे नहीं चलेंगे, अब क्या करेंगे? अच्छा, डोर टू डोर संपर्क अभियान चलेंगे आप लोग हमारे साथ? अरे नहीं, ऐसा मत करिए। नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। नहीं, मुकदमा जो झेलना होगा हम लोग झेल लेंगे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जो आदेश है, मैंने कानून का पालन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
तो थोड़ा सा हटकर बचकर, ठीक है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा, चार के चारों हमारे प्रत्याशियों को आपने पीलीभीत से जिता दिया, तो जीत गए। तो बहनों भाइयों, एक बार मैं कहूंगा इनके जिलाध्यक्ष से और चारों अपने विधायकों से भी, एक बार कभी भी जब भी फुर्सत मिले तो एक बार मुझे फिर से पीलीभीत की धरती पर बुला लेना। बहनों भाइयों, और मैं यदि आना चाहूंगा बहनों भाइयों, फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा। यदि इनके जीतने के बाद आना चाहूंगा तो शीश झुकाकर पीलीभीत की जनता का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, आभार व्यक्त करने के लिए। लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए। भारत ताकतवर भारत बन रहा है मेरे बहनों भाइयों। देख लिया आपने, उरी और पुलवामा की घटना हुई, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर भारत में हमारे कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर हमला किया। आज तक नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3-4 लोगों को बुलाकर चटपट निर्णय कर दिया और हमने यह संदेश दे दिया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, दुनिया को संदेश दे दिया, भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत ताकतवर भारत है। भारत अब जो हमारे साथ नापाक हरकत करेगा उसको इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत के अंदर। तो बहनों भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। जिलाध्यक्ष भाई संजीव प्रताप सिंह जी आभार व्यक्त करें। इस कार्यक्रम को स्वीकृत किया जाए।